वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 23 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी के बारे में है। शॉर्ट में आप इसे काबा बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इसे रिकंस्टिट्यूट किया है। रिकंस्टिट्यूट होने का मतलब साफ है, ये संस्था पहले से अस्तित्व में थी, इसे वापस से बनाया गया। वैसे इसे इसका जो पिछला टेन्योर था वो कब खत्म हुआ इसके बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी तो नहीं है, बट इनकी जो लास्ट मीटिंग थी वो 2017 में हुई थी। तो अभी ये कहा जा रहा था कि इनकी मीटिंग हो क्यों नहीं रही है, दोबारा मीटिंग होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अभी रिप्लाई किया कि हम इसे वापस से रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसकी जो मीटिंग है उसे कन्वीन करेंगे। क्या काम होता है काबा का? इसका काम बेसिकली ये है कि जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और वो सभी लोग जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं उनके बीच में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना, फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट को उन सभी मुद्दों पे एडवाइस करना जो उन्हें दिए गए हों। चेयरपर्सन होते हैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर, वही इसे हेड करते हैं। फर्दर कई सारे मेंबर्स होते हैं इसमें। ये मेंबर्स कल्चर मिनिस्ट्री से होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स होते हैं जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, वो सभी लोग इसका हिस्सा होते हैं। 5 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI हैं उनके द्वारा। बोर्ड मीटिंग जो होती है वो साल में एक दफ़ा होती है। हालांकि पिछले कई सालों से ये मीटिंग हो नहीं रही थी और जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 2017 में हुई थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट काबा। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो प्रोजेक्ट वार्डेक के बारे में है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ, जहां पे वो बेसिकली एक वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर डेवलप करेंगे न्यू दिल्ली में। ये एक सिमुलेटेड सिचुएशन होगी। सिमुलेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं किसी भी स्थिति के लिए, और उसके बेसिस पे हम कोई प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोई तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को स्पेसशिप में जाना है तो फिर स्पेस जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी सिमुलेशन के फॉर्म में, और प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि जब आप स्पेस में जाएंगे तो आपको ये सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल उसी चीज़ को कॉपी करते हुए यू कैन से कि जो वार्डेक है ये अपनी तरीके का पहला सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहां पर हम वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करेंगे या कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उसमें सोल्जर्स को डालेंगे ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ये पूरा सिस्टम होगा जो वर्चुअल रियलिटी पे बेस्ड होगा। आपने कई सारे गेम्स देखे होंगे जिसमें वर्चुअल रियलिटी में आपको डाल के फिर उस गेम का हिस्सा बना दिया जाता है। आपको ऐसा फील होता है जैसे वो गेम रियल में चल रहा है या आप उस गेम में इन पर्सन इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी सिचुएशन वॉर गेम में क्रिएट करके प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पर्पस यही है कि आर्मी को ट्रेन किया जाए, सोल्जर्स को ट्रेन किया जाए कि जो मेटावर्स इनेबल्ड गेम प्ले है उसमें वो बढ़िया से खुद को तैयार कर सके, प्रैक्टिस कर सकें। सोल्जर्स को उनकी स्किल को एनहेंस करने के लिए हम मेटावर्स या फिर वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करेंगे। लोकेशन जो दिल्ली है वहाँ पे जो मिलिट्री जोन है वहीं पर इस सेंटर को बनाया जाएगा। सिग्निफिकेंस यही रहेगी कि उससे वो एक रियल लाइफ सिचुएशन में जाके काउंटर टेररिज्म या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंस्टीट्यूट किया। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसके पास स्किल स्पेशलाइजेशन है नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग का। गांधीनगर का जो लवाड विलेज है वहाँ पर लोकेटेड है। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया गया है। ये दर्जा देखिए एक पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से दिया जाता है। राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं जो हमारा अगला आर्टिकल है। यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री उनका 250वां जो जन्म दिवस है उसे मनाने वाली है, कमेमोरेट करने वाली है, और ये अगले साल 22 मई तक चलने वाला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा होगा। राजा राम मोहन रॉय उनका जो जीवन काल रहा वो 1772 से 1833 के बीच रहा। इंडियन रिफॉर्मर रहे। उन्हें फादर ऑफ बंगाल रेनेसा के नाम से भी पुकारा जाता है कई सारे इतिहासकारों के द्वारा, कि उन्होंने बंगाल में जागृति का एक नया दौर शुरू किया। हिंदू कस्टम्स में जो भी बुराइयां थीं उनके खिलाफ उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिनमें शामिल थे सती, पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज और कास्ट सिस्टम। उन्होंने ये भी मांग की कि महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए, मतलब जो भी उनके पिता की संपत्ति है उनका उसमें हिस्सा होना चाहिए, या फिर जो भी इन लॉस की प्रॉपर्टी है। 1830 में राजा राम मोहन रॉय जी ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की मुगल एम्पायर के एम्बेसडर के तौर पे। एक्चुअली उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक परसुएट किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को कि वो सती रेगुलेशन लेकर आएँ और उसके तहत जो सती प्रथा है उसे भारत में समाप्त कर दिया जाए। उनके परसुएशन के रिजल्टेंट लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती रेगुलेशन 1829 को तैयार करके उसे पास कर दिया।
जिसके तहत भारत में जो सती प्रथा है उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसका इंडियन सेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा विरोध शुरू हो गया कि ये ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन है इंडियन कल्चर में। तो एक बात ये भी निकल के आई कि हो सकता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो इस कानून को रद्द कर दे, क्योंकि वो इंडियंस को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ऐसा नहीं चाहते थे। दैट इज़ द रीज़न कि वो यूनाइटेड किंगडम गए और उन्होंने भी जाके वहाँ पे परसुएड किया कि ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बुरी है और जो निर्णय लिया गया है वो सही है, उसे ओवरटर्न ना किया जाए। उन्होंने 1828 में ब्राह्मो सभा को फाउंड किया। आगे चल के ये ब्राह्मो समाज बना। ये एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। 1817 में उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज भी स्टैब्लिश किया था कैलकाटा में। इनका बहुत ही फेमस और पॉपुलर जर्नल रहा है संवाद कौमुदी, जहां पर वो फ्रीडम ऑफ प्रेस, हाई रैंक की जो सर्विसेज हैं उसमें इंडियंस का शामिल किया जाना और एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया जाना, ऐसे कई सारे मुद्दों पर वो उसमें बातें किया करते थे। मुगल एम्परर अकबर सेकंड की तरह उन्हें राजा का टाइटल दिया गया था। ये सारी बातें राजा राममोहन रॉय के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्लो अर्थक्वेक वेव्स के बारे में है। साइंटिस्ट ने हाल ही में एक रॉक स्ट्रक्चर को स्कैन किया है जमीन से लगभग 3000 किलोमीटर की गहराई में। जो हवाई का रीजन है वहां पर जमीन के नीचे 3000 किलोमीटर नीचे हमें एक रॉक स्ट्रक्चर ऐसा मिला है जहां पर जाने के बाद अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो 40% तक स्लो डाउन हो जाती हैं, धीमी पड़ जाती हैं। इस फाइंडिंग को नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश किया गया। अब देखिए, जो रॉक स्ट्रक्चर है ये हवाई के नीचे 3000 किलोमीटर गहराई में सिचुएटेड है अकॉर्डिंग टू स्टडी, और ये स्लो अर्थक्वेक्स या फिर जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं उनको स्लो कर देता है। कितना स्लो कर देता है? 40% तक स्लो कर देता है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे एक नाम दिया गया है। इसे नाम दिया गया है अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन। ये इस पूरे स्ट्रक्चर या इसके एरिया का नाम है। अभी जो अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन है ये कैसे क्रिएट होता है, इस संबंध में बहुत सारी थियरीज हैं। अर्थक्वेक वेव्स के स्लो डाउन हो जाने का एक बेसिक रीजन यहां पर आयरन की मात्रा का अधिक होना बताया जा रहा है। अब आयरन की मात्रा के अधिक होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो ये बताया जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर है ये 4 बिलियन साल पहले बना, जब धरती एक इन्फेंट सिचुएशन में थी, यानी कि बन ही रही थी। ये भी हाइपोथेसिस है कि ये वही समय था जब मार्स जितना बड़ा एक रॉक, कोई एक यू कैन से कि एस्ट्रॉइड आके धरती से टकराया, जिसने प्लेनेट के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और अर्थ पे मैग्मा के ओशंस बन गए। उसमें आयरन एक बहुत बड़ा मटेरियल था, एक बहुत ही एबंडेंस में पाया जाने वाला मटेरियल था। वो धीमे धीमे अर्थ के डीप में डिसेंड होने लगा, मतलब नीचे जाके जमने लगा, क्योंकि वो भारी था। उसी दौरान कुछ कुछ जगहों पर ऐसे पॉकेट्स तैयार हुए जहां पर आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ऐसे ही जोन्स को अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन कहा गया। कुल मिला के ये थियरी ये कहती है कि जो अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन बने ये उसी समय बने जब अर्थ का निर्माण हो रहा था, जब जो आयरन है या फिर निकल है वो अर्थ के कोर में जमा हो रहा था। फर्दर एक थियरी ये भी कहती है कि ये जोन्स बाद में डेवलप हुए और ये किसी स्ट्रेंज रीजन से जो अर्थ का कोर है वहां से आयरन को अपनी ओर खींच रहे हैं, और उसकी वजह से यहां जो आयरन की मात्रा है वो बढ़ रही है, और उसकी वजह से ये अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन क्रिएट होते हैं और अर्थक्वेक की वेव्स को स्लो डाउन करते हैं। खैर, ये महज हाइपोथेसिस हैं। ये जोन कैसे बनते हैं और ये अर्थक्वेक की वेव्स को स्लो डाउन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में अभी और रिसर्च होगी तभी पता चल पाएगा। अभी जो प्राप्त जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में है, IPEF के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, वो एक्सपेक्टेड है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे और उसे लॉन्च करेंगे। आपको पता होगा इसके पहले एक संस्था हुआ करती थी जिसे कहा जाता था TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और जब ट्रंप आए थे तो वो इस संस्था को लेकर बहुत ही ज्यादा तल्ख थे। इनफैक्ट उन्होंने खुद को TPP से विड्रॉ भी कर लिया था, और USA के निकल जाने के बाद ये संस्था लगभग डाइफंक्शनल हो गई क्योंकि वो एक बड़ा स्टेक होल्डर था। पैरेलली TPP के USA के निकल जाने के बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन में USA की क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क्स रेज किए गए कि क्या USA इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्रेडिबल पार्टनर है। इसके बाद बाइडेन ने जब पद संभाला तो उन्होंने इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की कि वो इकोनॉमिक फ्रंट पे अपने साथियों के लिए क्रेडिबल बने, और उसी दिशा में एक कदम होगा IPEF। ये TPP जैसा तो नहीं होगा, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अक्टूबर 2021 में US एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया था कि वो IPEF बनाएंगे। ये कोई ट्रेडिशनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा
जहां पर एक देश से कहा जाएगा कि आप ट्रेड टैरिफ्स में छूट दीजिए, अपने मार्केट की एक्सेस दीजिए, जो सामान्यतया ट्रेड एग्रीमेंट्स में कहा जाता है। ये वैसा नहीं है, ये उससे कुछ अलग है। कैसे अलग है ये समझिए। इस पूरे फ्रेमवर्क में होंगे 4 मॉड्यूल जो कवर करेंगे फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, व्यापार अच्छे से हो, सप्लाई चेन रेजिलियंस, जो सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसका जो सप्लाई चेन तैयार होता है वो बना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर और डीकार्बोनाइजेशन, टैक्स और एंटी करप्शन। ये 4 मॉड्यूल्स होंगे। फर्दर इन मॉड्यूल्स के भीतर कई सारे स्पेसिफिक पिलर्स होंगे। जो कंट्रीज हैं उनके लिए जरूरी नहीं कि वो 4 के चारों मॉड्यूल्स साइन करें या फिर उनके भीतर स्पेसिफिक सारे पिलर्स साइन करें। उनके पास ऑप्शन होगा कि वो किसी एक मॉड्यूल को साइन कर सकते हैं और दूसरे के लिए मना कर सकते हैं। तो किसी भी पार्टिसिपेंट को हर मॉड्यूल में जाने की बाध्यता नहीं होगी। कुछ ऐसी भी बातें हैं इसमें जो इंडिया के लिए ऑब्जेक्शनेबल होंगी। जैसे जो फेयर और रेजिलिएंट ट्रेड मॉड्यूल है उसमें यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूड करने वाले हैं डिजिटल, लेबर और इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसमें कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट्स भी होंगी। यहां पे निश्चित तौर पे इंडिया को आपत्ति होगी, क्योंकि लेबर लॉज को लेकर अक्सर इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट किया जाता है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर भी इंडिया के एक्सपोर्ट को रोका जाता है कि इंडिया में जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसमें इन्वायरमेंट को, रिवर्स को बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया जाता है। तो इन 2 मुद्दों को लेकर अक्सर इंडिया काफ़ी तल्ख रहता है, जो भी वेस्टर्न पॉलिसीज होती हैं उनको लेकर। तो अगर इस पिलर में इन बातों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, फर्दर कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट्स की बात की गई, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि इंडिया इस मॉड्यूल में जाने से इनकार कर दे। और शायद इसीलिए इसे इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया भी गया है कि कहीं कोई बात अटके नहीं। अगर आपको लगता है कि ये मॉड्यूल आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो आप ज्वाइन मत करिए, आप दूसरे मॉड्यूल को ज्वाइन कर लीजिए। जो IPEF है इसमें मार्केट एक्सेस कमिटमेंट की बात नहीं की जाएगी कि आप ट्रेड बैरियर कम करिए या फिर ज़्यादा जो मार्केट एक्सेस है उसको ग्रांट करिए। ये काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, इसीलिए हमने कहा कि ये कन्वेंशनल ट्रेड फ्रेमवर्क से काफ़ी ज़्यादा अलग है। वैसा नहीं है जैसा हम यूजुअली ट्रेड एग्रीमेंट्स में देखते हैं। यूएस आखिर इस प्लान को लॉन्च कर क्यों रहा है? बिल्कुल वही, वो अपनी क्रेडिबिलिटी को रीगेन करना चाहते हैं जो टीपीपी से डोनाल्ड ट्रंप के विड्रॉ कर लेने के बाद घट गई है। इसके अतिरिक्त वो यूएस इकोनॉमिक एंड ट्रेड स्ट्रेटजी को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं ताकि वो इस पूरे रीजन में चाइना को काउंटर भी कर सकें। क्या इंडिया IPEF को ज्वाइन करने वाला है? इंडिया अभी इससे एग्जामिन कर रहा है कि इसके क्या प्रावधान हैं, वो इंडिया के लिए कितने ज़्यादा फेवरेबल या अगेंस्ट में होंगे, उसके बाद ही इंडिया डिसाइड करेगा। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि इंडिया कुछ पिलर्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दे और कुछ पर अपनी सहमति जता दे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 के बारे में है। ये एक रिपोर्ट है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में रिलीज किया। इसमें यह कहा गया कि हमें बहुत ही अर्जेंट एक्शंस लेने होंगे जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में होने चाहिए। हमें चाहिए एक रेजिलिएंट एनर्जी ट्रांजिशन। जो हम फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उससे ग्रीन एनर्जी पे खुद को लेकर जाएं और ये ट्रांजिशन तेज होना चाहिए। जैसे धीमे धीमे हो रहा है इससे बात बनेगी नहीं। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये एक एनुअल कंट्री बेंचमार्किंग रिपोर्ट है। यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का डेटा होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है और उसी की बेसिस पे रिकमेंड किया जाता है कि आखिर जो भी ट्रांजिशंस होने हैं एनर्जी को लेकर वो कितनी तेज और कितने बेहतर तरीके से होने चाहिए, ताकि हम मैक्रो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से स्टेबलाइज कर सकें। क्या निकल के आया? ये निकल के आया कि जिस अर्जेंसी की वर्तमान में नीड है एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, वो हम मीट कर नहीं पा रहे हैं। फर्दर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बने हैं, जैसे कि एनर्जी अफोर्डेबिलिटी। जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ट्रांजिशन काफ़ी महंगा है और वो सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी मुद्दे हैं। एनर्जी अनअफोर्डेबिलिटी एक थ्रेटनिंग कॉज है जिसकी वजह से हम आसानी से इस ट्रांजिशन को अटेन नहीं कर पा रहे हैं। फर्दर एनर्जी डाइवर्सिटी की भी कमी है, मतलब जो वेरियस रिन्यूएबल सोर्सेस हैं उनका सही तरीके से अभी भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, 1971 में फाउंड किया गया, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बेस्ड है। स्विस अथॉरिटीज इसे एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन के तौर पे देखते हैं, जहां पे ये दुनिया भर में कई सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने को लेकर काम करते हैं और इंगेज करते हैं बिजनेस, पॉलिटिकल एंटिटीज, एकेडमिक और बाकी लीडर्स को, ताकि ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडास को शेप किया जा सके। इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे लाओस स्क्वैब। इनकी कई सारी रिपोर्ट्स हैं WEF की। 2000 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। आई विल से कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। 2017 में ये प्रश्न पूछा गया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? जवाब बहुत ही आसान था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ए वॉज द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में है।
वर्ल्ड रेटिनोब्लास्टोमा अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया गया 15 मई से 21 मई के बीच में। मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार का आंखों का कैंसर होता है, जिसे आप आंखों का ट्यूमर भी कह सकते हैं। ये ज्यादातर यंग बच्चों में होता है। ये एक आंख या फिर दोनों आंखों में हो सकता है। ये हेरिडिटरी हो सकता है या फिर स्पोरेडिक हो सकता है, मतलब यूं ही इंसिडेंटली हो जाए, छिटपुट हो जाए। जब भी ये हेरिडिटरी होता है तो इसके दोनों आंखों में होने की संभावना ज्यादा होती है, और जब ये स्पोरेडिक होता है यानी कि बस हो गया, कोई वंशानुगत नहीं है, तो सामान्यतया ये एक आंख में देखा जाता है। चूंकि ये एक प्रकार का कैंसर भी होता है, जो ट्यूमर होता है वो कैंसर कॉज कर देता है, तो इसमें जान जाने का खतरा भी रहता है, और कई सारे केसेस में विजन चला जाता है, नजर चली जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें अगर टाइमली ट्रीट करना हो तो ही राहत मिल सकती है। इसके पहचान का एक सबसे अच्छा तरीका होता है व्हाइट रिफ्लेक्स, मतलब आंख की जो पुतली होती है उसमें आपको सफेद दाग दिखेगा, एक ट्यूमर नुमा चीज दिखेगी। अगर ये सामान्य आंखों से ना भी दिखे तो जब भी रोशनी पड़ेगी या कोई पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसमें इनके देखे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। 1500 से 2000 बच्चे हर साल रेटिनोब्लास्टोमा से डायग्नोज किए जाते हैं इंडिया में। और जो प्यूपिल है, हमारी आंखों का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है, वहां पर हमें रेड की बजाय कुछ हल्का कलर दिखता है, और वो रेटिनोब्लास्टोमा का एक सिम्टम होता है। या फिर आंखों का क्रॉस हो जाना, या तो आंखों की पुतलियां कान की तरफ चली जाएं या फिर नाक की तरफ तिरछी हो जाएं, नजर का कमजोर हो जाना, या फिर आंखों का लाल होना और दर्द आना। ये कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं रेटिनोब्लास्टोमा के। ट्रीटमेंट के लिए केमियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कैंसर का बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है। उसके अलावा कुछ मोडेलिटीज भी फॉलो की जाती हैं, बिकॉज ये आंखों में इस्तेमाल होता है। फर्दर जो लोकल थेरेपी है उसे भी जो एपिथोमोलॉजिस्ट हैं उसे कई मोडेलिटीज के साथ इस्तेमाल करके इसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल द ग्रेट गामा के बारे में है। 22 मई 2022 को गूगल ने कमेमोरेट किया द ग्रेट गामा को। उसके लिए एक डूडल बनाया गया, क्योंकि ये उनका 144वां जन्म दिवस था बेसिकली। गुलाम मोहम्मद बख्श दत्त 1878 से 1960 के बीच का इनका जीवन काल रहा। इन्हें रुस्तमे हिंद का टाइटल मिला। रुस्तमे हिंद बेसिकली एक टाइटल होता था जो कुश्ती के किसी पहलवान को दिया जाता था जो सभी को हरा चुका हो। ये टाइटल जीतने के लिए इसके पहले जो रुस्तमे हिंद थे उनसे इन्होंने 3 बार बैटल्स की थी, या आई विल से की रेसलिंग की थी, बैटल तो अलग चीज हो जाएगी, जिसमें 2 बार तो ड्रॉ हुआ था, और तीसरी बार में ये इसके पहले के जो रुस्तमे हिंद थे उन्हें हरा पाए थे, और फिर उन्हें ये टाइटल मिला था। इनका जो रिंग नेम था वो ग्रेट गामा था। इंडियन पहलवानी रेसलर और स्ट्रॉन्ग मैन थे ये बेसिकली। विलेज जब्बोवाल, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट का पंजाब प्रोविंस, जो जब हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के उस समय जो पंजाब प्रोविंस था, वहीं पर इनका जन्म 1878 में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आसपास ये एक अनडिफीटेड रेसलिंग चैंपियन बन गए। कुछ मैचेस ड्रॉ जरूर हुए थे, लेकिन ये हारे नहीं थे। जैसे जो रुस्तमे हिंद इसके पहले के थे उनसे ही इनके 2 मैचेस ड्रॉ हुए थे, और ब्रिटेन में भी जब ये लड़ने गए थे तो वहाँ के जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसलर थे, 2 घंटे 35 मिनट के मैच में वो भी ड्रॉ ही हुआ था। हालांकि जब दोबारा मैच होना था तो वो आए नहीं थे, तो उन्हें हारा मान लिया गया था। तो मतलब कुछ मैचेस ड्रॉ जरूर हुए थे इनके लाइफ स्पैन में, बट ये कभी हारे नहीं थे। दैट्स वाई इन्हें अनडिफीटेड रेसलिंग चैंपियन का दर्जा दिया जाता है। वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप 15 अक्टूबर 1910 में जो हुई, उसे भी इन्हें अवार्ड किया गया। इनका अनडिफीटेड कैरियर रहा 52 ईयर्स का। 52 सालों तक इन्होंने रेसलिंग की और इन्हें कभी कोई हरा नहीं पाया, एंड दैट इज द रीजन कि इन्हें सभी मतलब अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर भी माना जाता है। जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय ग्रेट गामा ने बहुत सारे हिंदूज की जान भी बचाई, बिकॉज दैट वाज द सिचुएशन ऑफ राइट। उसके बाद ये पाकिस्तान में ही सेटल हो गए, और इनका अंतिम समय बीमारियों में बीता। 1960 में 23 मई को पाकिस्तान के लाहौर में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इकोनॉमिक डिवीजन है उसने वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर का एक एनालिसिस किया, और इंडिया के स्कोर पर भी चर्चा की गई, जिसमें यह पाया गया कि इंडिया का स्कोर अपने पीयर्स से यानी कि आसपास के देशों से काफी ज्यादा कम है। वर्ल्ड बैंक का जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर है ये 215 कंट्रीज या टेरिटरीज को 6 डायमेंशंस जो गवर्नेंस के हैं उनके बेसिस पे इवेल्युएट करता है। दोज आर वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ एंड कंट्रोल ऑफ करप्शन। ये 6 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे ये इवेल्युएशन किया जाता है। यहाँ पर कुछ और भी इंडिकेटर्स होते हैं जिनको लोगों के परसेप्शन या व्यूज के बेसिस पे तैयार किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं एंटरप्राइज, सिटीजन्स, और जो सर्वे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो रिस्पॉन्डेंट्स उन्हें जवाब देते हैं, उसके बेसिस पे भी इवेल्युएशन होता है। 30 इंडिविजुअल डेटा सोर्सेस होते हैं जिन्हें आधार बना के ये इंडिकेटर्स या जो पूरा ये रिजल्ट है वो तैयार किया जाता है, जिसमें
सर्वे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, एनजीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट सेक्टर फर्म्स होती हैं। इस बार का WGI क्या बोलता है? देखिए, इंडिया का जो WGI स्कोर है वो BBB जो मीडियन है 6 इंडिकेटर्स पे, उसमें काफ़ी बिलो है। वैसे ये जो BBB मीडियन है या माध्य है, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है जो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स या फिच जैसी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज देती हैं। ये A, B, BB इस तरीके से दिया जाता है, तो उसी बेसिस पर ये BBB का जो एक माध्य निकलता है उसके भी नीचे जाता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज इसके नीचे अगर रेटिंग गई तो फिर इन्वेस्टमेंट सिचुएशन खराब हो जाती है किसी भी देश की। जो WGI का स्कोर है वो ये बताता है कि इंडिया अभी भी, अगर हम उन कंट्रीज को रेट करें या रैंक करें जिनके यहाँ गवर्नेंस अच्छा या खराब है, तो इंडिया मिडिल में जाएगा, मतलब ना बहुत अच्छा और ना ही बहुत खराब। तो इंडिया को यहाँ पे डेफिनेटली वर्क करना चाहिए। रिविजन करते हैं। काबा, मिनिस्टर ऑफ कल्चर इसके चेयरमैन होते हैं, दैट्स ट्रू। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है, गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। राजा राममोहन रॉय ब्रह्मो सभा स्टैब्लिश किया 1828 में, दैट्स ट्रू। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज करता है, नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का ये इनिशिएटिव है। अभी हम इस पे बात कर रहे थे ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये इनिशिएटिव है जहां पर हम एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो हमारा ये आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। PDF आपको मिल जाएगी ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं। वहाँ पे जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF को डाउनलोड करके रिविजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।